नमस्कार दोस्तों, आप सभी भावी शिक्षकों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेट्रिक्स के अंदर। सो फ्रेंड, अगर आप भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही अपना सीटेट 2022 का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फटाफट से हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि जो लोग भी हमसे जुड़े हुए हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ पे हम सीटेट 2022 का संपूर्ण सिलेबस जो है वो करा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है मैथ पेडागोजी के बाद अभी हमारी मैथ की सीरीज शुरू हो चुकी है, जिसका कि चैप्टर 1 का हम पहला पार्ट कर चुके हैं। चैप्टर 1 कौन सा है? हमारा ज्यामिति, जिसे इंग्लिश में ज्योमेट्री बोलते हैं। इसका हमने पहला पार्ट कवर कर लिया है और जिसके अंदर हमने इसके कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया था और वो भी क्विज के साथ। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो का लिंक आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लीज पहले जाके उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ही आज के इस पार्ट 2 को देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जो हमारा चैप्टर 1 ज्यामिति, जिसे ज्योमेट्री बोलते हैं, जिसके अंदर कुछ ये महत्वपूर्ण टॉपिक आते हैं, जिसमें हमने बिंदु 1 के अंदर आने वाले, पॉइंट 1 के अंदर आने वाले सभी टॉपिक को कवर कर लिया था। 2 के अंदर आने वाले सभी टॉपिक को 3 तक हम कवर कर चुके थे। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम जो बिंदु 4, 5 और 6 के अंदर जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन सबको आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि इस वीडियो से देखने के पहले आपको उस वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि यह पार्ट 2 होगा, इसलिए पार्ट 1 को पहले जरूर देख ले। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और फ्रेंड, जहां तक पीडीएफ की बात है तो इस कंप्लीट चैप्टर की पीडीएफ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बिल्कुल फ्री मिलेगी, तो इसकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है समानांतर रेखाओं व तिर्यक रेखा से बने कोण। कौन से? संगत कोण, एकांतर कोण व क्रमागत अंतः कोण। तो यहाँ पर इन कोणों को लेकर बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो मेरी कोशिश रहेगी आज की इस वीडियो में कि इन सभी कोणों का जो कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर से वो दूर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सभी कोणों को पढ़ने से पहले मैं एक बार थोड़ा सा पीछे जाना चाहूंगा और पीछे जाके आपको समझाना चाहूंगा मैं वर्टिकली अपोजिट कोण, जिसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है फ्रेंड्स, पहले उसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, ये आ गया शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आप सबने देखा था कि क्या होता है कि दो लाइनें जो है वो इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, एक बिंदु पर, और उसके जो आमने सामने के कोण बनते हैं, जैसे कि बी और डी, ये क्या कहलाते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं, या फिर जिसे हम बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ए और सी इसी तरह ये भी क्या हो गए? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। और ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। बी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी एंड एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये कोण जो है वो आपके, जब दो लाइनें पैरेलल होती है, ठीक है, और एक तिर्यक रेखा जब उन्हें काटती है, ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें काटती है, तब भी ये कोण बनते हैं। ठीक है, तब भी ये कोण बनेंगे। कहां बनेंगे? जैसे मान लो यहाँ पे कोण बन गया, तो इसके सामने वाला ये कोण, तो ये दो कोण भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये वाला कोण बन गया एक, और एक ये बन गया इसके सामने, तो ये वाला भी क्या होगा? इक्वल होगा। लेकिन इसका हम जो है डिस्कशन वहां पे नहीं करेंगे। लेकिन क्या होता है, इनका यूज जरूर होता है, इनका यूज जरूर होता है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, और इनका यूज होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, जहां पे आपको दो पैरेलल लाइनें और उनको बीच में से काटने वाली तिर्यक रेखा मिल जाए, उस पर अगर बेस क्वेश्चन आते हैं तो इसमें इस टाइप के, इस कॉन्सेप्ट का भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि अभी मैंने आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख कोण बताए, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि अब आपको पता चल गया कि ये जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो वहां पर भी बनते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा और जो जो बनते हैं वो यहाँ पे दे रखे हैं। संगत कोण बनता है, एकांतर कोण बनता है, क्रमागत अंतः कोण बनता है। अब एक एक करके इनको हम जानने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है संगत कोण, जिसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब इसको देखिए, किन्हीं दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण और सामने के बहिष कोण को संगत कोण कहते हैं। ठीक है, और ये कोण माप में बराबर होते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, ये L मान लो, ये M मान लो। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये एंगल बन रहा है, ठीक है, और एक ये एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है संगत कोण के अंदर, वो पता नहीं लगा पाते, तो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं। देखो,
फ्रेंड्स मान लो दो ट्रायंगल ले लो आप, ये एक ट्रायंगल हो गई ए बी सी, ठीक है, दूसरी ट्रायंगल हो गई यहाँ पे पी क्यू आर। अब मैं कहूं कि इन दोनों ट्रायंगल को, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के सर्वांग सम है, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे के। तो अब आपको पता है जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके सारे एंगल भी बराबर होंगे, तो आप क्या लिखते हो कि एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर है, आप ऐसे लिखते हो ना, एंगल बी जो है एंगल डी के बराबर है, किससे लिखते हो आप, सीपी से, सीपी से, ठीक है। तो आप देखिए एंगल बी और एंगल डी क्या है, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। तो अब देखिए कैसे हम इसको इससे रिलेट करते हैं। देखिए ये जो BC वाली लाइन है ना, इसको मैं आगे खींच देता हूँ, इसको मैंने Q तक मिला दिया, ठीक है, और AB वाली लाइन है उसको नीचे तक ले आता हूँ मैं, ठीक है, और इसी तरह से PQ वाली लाइन को भी मैं नीचे तक ले आता हूँ, ठीक है। अभी आप देख रहे हो जो A की लाइन को मैंने आगे तक बढ़ाया, ठीक है, ये वाली लाइन, और जो P की लाइन थी मैंने उसे आगे तक बढ़ाया, ये वाली लाइन, इन दोनों को एक लाइन काट रही है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन काट रही है ना, और ये वाली लाइन काट रही है। इसमें देख रहे हो कि आप एक कोण तो इस लाइन के, इन दो लाइनों के एक के तो अंदर है, ये वाला, इसको 1 दे देता हूं मैं नाम, और ये वाला कोण क्या है, इस लाइन के, इन दो लाइनों के बाहर है। तो एक लाइन के अंदर है, एक लाइन के बाहर है, तो हो गए ना कोरस्पॉन्डिंग कोण, संगत कोण हो गए ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि एक कोण क्या होता है, लाइन के बाहर होता है, और एक कोण लाइन के अंदर होता है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, कोरस्पॉन्डिंग कोण कहते हैं, संगत कोण कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे आता है एकांतर कोण, जिसे कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, मतलब कि ऑल्टरनेट होंगे, ठीक है, ऑल्टरनेट का मतलब है कि एक तो होगा लाइन के एक तरफ और दूसरा होगा लाइन के दूसरी तरफ, ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मींस वो लाइन के जो एक तरफ और दूसरी तरफ होंगे वो अंदर की साइड होंगे, और एक्सटीरियर का मतलब है कि जो लाइन के एक तरफ और दूसरी तरफ होंगे वो बाहर की तरफ भी होंगे। इसको समझते हैं कैसे होगा। देखिए एकांतर कोण समानांतर रेखाओं के बीच और तिर्यक रेखा के विपरीत तरफ के कोण होते हैं, ठीक है, ये कोण दो प्रकार के होते हैं और ये माप में भी बराबर होते हैं, इनका भी माप क्या होता है, बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये दो लाइन है L और M, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, P मान लेता हूँ, ये P ट्रांसवर्सल लाइन है। अभी आप देखिए दोनों एक दूसरे के विपरीत है, विपरीत है ना, और क्या है, अंदर की तरफ है, इन दो पैरेलल लाइनों के, इन दो पैरेलल लाइनों के अंदर की तरफ है ये दोनों कोण, ठीक है। और जैसे कि नाम देखो, नाम देखो, एकांतर कोण, एक का अंतर आएगा कोणों में। जैसे कि मान लो अगर मैं इसको एंगल 1 दे देता हूं, इसको एंगल 1 का नाम, इसको एंगल 2 का नाम, ठीक है, इसको मैं एंगल 3 का नाम, तो इसको क्या दूंगा, एंगल 4 का नाम, इसको एंगल 5 का नाम दे देता हूं, इसको 6 का, इसको 7 का, और इसको 8 का, ठीक है। तो अब देखिए अंदर की तरफ जो कोण आ रहे हैं, अंदर की तरफ जो कोण आ रहे हैं उनको लिख लीजिए, एंगल 4, एंगल 5, ठीक है, सबसे पहले आया एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। तो एक के अंतर पे, तो 3 के बाद कौन सा आएगा, 3 के बाद डायरेक्ट क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, एक का अंतर अगर देखा जाए तो, ठीक है, और 4 के बाद क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो ये देख लीजिए यहाँ पे नाम से पता चल रहा है एक का अंतर भी हो रहा है, और ये जो इनकी विशेषता है कि दोनों लाइनों के एक दूसरी तरफ होंगे, सेम तरफ नहीं होंगे, विपरीत तरफ होंगे, वो भी है। देखिए एंगल 3 जो है किसके बराबर है, एंगल 5 के बराबर, ठीक है, एंगल 4 जो है वो 6 के बराबर, और ये क्या होते हैं, कोण में बराबर होते हैं, ठीक है। अगर एंगल 3 70 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 70 का होगा, एंगल 4 110 का है तो एंगल 6 भी 110 का हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से ये तो अंदर वाले हो गए। अब दूसरा इसने कहा कि एक्सटीरियर मींस बाहर की तरफ भी होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए बाहर वाले लीजिए, बाहर की तरफ कौन कौन से एंगल थे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 और एंगल 8, ठीक है। नंबरिंग से ही रखना है इनको, नंबरिंग चेंज नहीं करनी है। तो 1 किसके साथ आ रहा है वो, क्योंकि एक हमें स्किप करना है, एक का अंतर देना है, तो 1 के बाद क्या आ रहा है, एंगल 7, और 2 के बाद 7 को स्किप करना है, एंगल 8। तो एंगल 1 और एंगल 7 क्या होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होंगे। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 8 भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखिए
एंगल 1 जो था, ठीक है, किसके बराबर बताया हमने, एंगल 7 के। देखो एक्सटीरियर है, बाहर की तरफ है दोनों लाइनों से, ठीक है, और क्या है, बराबर होंगे। इसी तरह एंगल 2 और 8 जो कि यहाँ पे इस वाली फिगर में देख सकते हो, ये एंगल क्या था, 2 था, और ये वाला एंगल क्या था, 8 था, ये भी बराबर होंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होंगे, कोरस्पॉन्डिंग जो कि हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने ये जाना था कि दो पैरेलल लाइनें हो जाती है ना, तो एक तो पैरेलल लाइन के अंदर की तरफ बना था एंगल, और एक पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ। तो ये देखिए, ये दो पैरेलल लाइन है, इसमें एक पैरेलल लाइन के बाहर की तरफ तो एंगल 1 है, और अंदर की तरफ कौन सा एंगल है, एंगल 5। तो एंगल 1 और एंगल 5 कौन से हो गए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, जिसे हम संगत कोण बोलते हैं। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 6 भी हो जाएंगे संगत कोण, एंगल 4 और एंगल 8 भी हो जाएंगे, और एंगल 3 और एंगल 7 भी हो जाएंगे संगत कोण, और वो भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से दोनों अभी हमने दोहरा लिए, संगत कोण और एकांतर कोण, ये आपको अभी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अभी आते हैं कर्मागत अंतः कोण। कर्मागत मीन्स कर्म से आने वाले, अंतः कोण मीन्स अंदर, इंटीरियर, मतलब कि दो पैरेलल लाइनों के अंदर बनेंगे और कर्म से आएंगे वो, ठीक है। अब देखिए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को कर्मागत अंतः कोण, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या संबंधित कोण, अलाइंड एंगल्स या सह अंतः कोण, को इंटीरियर एंगल भी कहा जाता है। साथ ही अनेक बार हम एकांतर अंतः कोण के लिए केवल शब्दों एकांतर कोणों का ही प्रयोग करते हैं, और इनका सम जो होता है 180 डिग्री के बराबर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तिर्यक रेखा के एक ही तरफ और अंदर की तरफ आ रहे हैं, तो ये जो एंगल है ना, एंगल जी और एंगल एच, ये दोनों का ये क्या कहलाएंगे, को इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। और को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री, ठीक है। अगर उसको मैं दूसरे तरीके से, अपने तरीके से समझाऊं, तो देखिए, यहाँ पे हमारा क्या था, 1 था, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, ठीक है। लेकिन इसने क्या कंडीशन क्या दी है कि कर्मागत कर्म से अंतः कोण अंदर होंगे, लेकिन कर्म से अंदर होंगे। अब देखिए, 3 के बाद दूसरा अंदर वाला कोण कौन सा आ रहा है, अंदर वाला कोण तो छठा ही आ रहा है ना, 3 के बाद आप कहोगे कि चौथा कोण आ रहा है, लेकिन वो उसके इंटीरियर अंदर वाला कर्मागत कर्म से नहीं आ रहा, मतलब कि एक ही साइड होना चाहिए, वो कर्म से आ रहा है लेकिन वो दूसरी साइड है। लेकिन इसने क्या कहा कि एक ही साइड होने चाहिए, तो एंगल 3 और एंगल 6, और यहां पर देखिए दूसरी साइड में तो 4 और 5 कर्म से भी आ रहे हैं, और ये दोनों दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि एक ही साइड भी है। तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 भी 180 डिग्री हो जाएगा, और एंगल 3 प्लस एंगल 6 भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ध्यान देना है, को इंटीरियर साथ साथ आने वाले लेकिन अंदर आने वाले, और उसमें क्या था, इंटीरियर एक्सटीरियर तो बन रहे थे लेकिन वो ऑल्टरनेट थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर और ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, ठीक है। तो एकांतर कोण ये था, और यहाँ पे कर्मागत अंतः कोण को इंटीरियर एंगल ये थे, ठीक है। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे को बताओ कि शीर्षा विमुख कोण कौन कौन से होंगे इसमें, तो शीर्षा विमुख कोण से बताओगे आप, जो आमने सामने होंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 और 3 कौन से हो जाएंगे, शीर्षा विमुख। इसी तरह एंगल 2 और 4 हो जाएंगे, एंगल 5 और 7 हो जाएंगे, और एंगल 6 और 8 हो जाएंगे, और ये सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने अभी आपको सारे एंगल्स के बारे में बता दिया है, आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, और किसी प्रकार का कंफ्यूजन अभी नहीं रहेगा, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी आते हैं हम त्रिभुज के प्रकार की तरफ एवं बहुभुज एवं उसके कोणों की तरफ। तो अभी हम पहले त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, बाद में हम बहुभुज के बारे में पढ़ेंगे, पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, त्रिभुज, ट्रायंगल, एक त्रिभुज 3 भुजाओं व 3 कोणों से बनी एक आकृति होती है, ठीक है, और इसके तीनों कोणों का योग सदैव 180 डिग्री होता है, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब त्रिभुज के प्रकार देख लेते हैं। पहला है समबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु बाहु, तीसरा है विषम बाहु, चौथा है न्यून कोण त्रिभुज, पांचवा है समकोण त्रिभुज, छठा है अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। एक एक करके इन सबको जानेंगे। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज, सम मीन्स समान, बाहु मीन्स भुजाएं, सारी भुजाएं उस त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3, सारी भुजाएं समान होती है। सारी भुजाएं समान होगी तो उसके सामने वाले एंगल भी सारे समान होंगे, ठीक है।
समबाहु त्रिभुज को इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए सारी भुजाएं समान है, सारे एंगल समान है, तो सारे एंगल कितने के हो गए, 60-60 डिग्री के। ठीक है, सारे एंगल 60-60 डिग्री के हो गए, क्योंकि सारे एंगल समान है। अगर सारों को मैं x मान लूं, इसको भी x, इसको भी x, इसको भी x, और तीनों को जोड़ता हूं तो 3x हो जाएगा। 3x तीनों का सम 180 डिग्री होता है, तो x कितना आ गया, 180/3 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो तीनों एंगल 60 के हो गए। अभी देखिए थोड़ी विशेषताएं पढ़ लेते हैं। समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं समान माप की होती है। ठीक है, ये बता दिया। एक समबाहु त्रिभुज के सारे कोण का माप भी समान होता है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है एवं समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण समान होते हैं, अतः हर कोण का योग 160 डिग्री होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, समद्विबाहु त्रिभुज, इसी को तोड़ लो। सम मीन्स समान, द्वि मीन्स दो, बाहु मीन्स भुजाएं, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, इसे हम आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं। अब कोई सी भी दो भुजाएं, देखो ये दो ए बी सी, मैंने अगर इसको नाम दे दिया तो यहाँ पे ए बी और ए सी, ये दो भुजाएं क्या है, इसकी बराबर है। ये दो भुजाएं बराबर है तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि भुजाओं के सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो आप देख रहे हैं ए बी भुजा है, ए बी भुजा के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल सी, इक्वल टू ए सी भुजा के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल बी। तो मतलब एंगल बी और एंगल सी भी बराबर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और एक चीज और देखिए, अगर मैं वर्टेक्स ए से मैं यहाँ पे अगर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो ये बेस जो है ना, बेस बीसी को दो बराबर भागों में क्या करेगा, बांटेगा। दो बराबर भागों में क्या करता है, डिवाइड करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ विशेषताएं पढ़ लेते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं व दो कोण बराबर होते हैं वह समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं के सामने वाले कोणों का माप भी समान होता है, ये भी अभी हमने देख लिया। ठीक है, अगर हम शीर्ष से आधार पर एक लंब बनाए तो वह आधार को दो बराबर भागों में विभाजित कर देगा। ठीक है, आधार पर बनाया गया लंब शीर्ष पर बने कोणों को द्विविभाजित कर देता है। एक चीज और है कि जो हमने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे हम कहते हैं वो खींचा है, तो यह इस वाले एंगल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। अगर मान लो एंगल ए जो है आपका 40 डिग्री का है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे, मतलब 20-20 डिग्री के हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि यह क्या करता है, एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, दो बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, विषम बाहु त्रिभुज, विषम मीन्स जिसमें एक भी भुजाएं बराबर नहीं हो। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, विषम बाहु त्रिभुज, जिसे स्केलेन ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई सी भी भुजा किसी के बराबर नहीं है। ठीक है, ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। जब भुजाएं बराबर नहीं है तो एंगल्स भी बराबर नहीं होंगे। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा रखा है। ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं असमान होती है वह त्रिभुज विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। इस त्रिभुज के अंदर के तीन कोण अलग माप के होते हैं, अर्थात कोई भी कोण समान नहीं होता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे आता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज मींस एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल। अब देखिए न्यून कोण वह होता है, हमने पढ़ा था 90 डिग्री से छोटा। ठीक है, जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। अब ये न्यून कोण त्रिभुज है, मतलब कि इस त्रिभुज के अंदर तीनों ही कोण जो है वो 90 डिग्री से छोटे होंगे। यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जो तीनों कोण बनेंगे वो सारे क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण अर्थात 0 से 90 डिग्री के बीच होता है वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। आगे देखिए, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण हमने पढ़ा था, समकोण का मतलब क्या होता था, एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको नाम दूं ए बी सी इस ट्रायंगल को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एंगल बी है वो कितने का है, 90 डिग्री का है। तो ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। जैसा कि इस त्रिभुज के नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इस त्रिभुज का एक कोण समकोण होता है, तो बचे हुए दो कोण क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। अब आपको पता है कि एक कोण ही 90 डिग्री का हो गया, तो बाकी दो बचे हुए जो कोण है उनका सम क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी, दोनों का सम 90 होगा। अब जब दोनों का सम 90 है तो ऑब्वियस सी बात है एंगल ए और एंगल सी दोनों ही 90 डिग्री से छोटे होंगे, तभी तो दोनों का मिलकर सम 90 बनेगा। ठीक है, तो यही बात इसने कही है कि दो कोण जो है न्यून कोण होते हैं और ऐसा त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। आगे देखिए, आगे है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण मींस ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब ऑब्ट्यूज से हमें अधिक कोण से हमें याद आ रहा है कि जो एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। तो यहाँ पे आप इस ट्रायंगल के अंदर देख सकते हो जो एंगल बी जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा है। अब ये 90 डिग्री से ज्यादा है, मान लो ये 110 डिग्री का है मान लो, तो इन दो एंगल का सम, एंगल 2 और एंगल 3 का सम
आसानी से बता सकते हो जब ये 110 है तो बाकी बचा 80, तो मतलब कि इन दोनों का सम क्या है 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, अर्थात इस कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा होता है, इस प्रकार का त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है,